हेलो एवरीवन। पोटैटो और ट्यूबर क्रॉप्स दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड बन जाते हैं वेजिटेबल्स में। ये जो सब्जियां होती हैं ये लगभग हर सब्जी के साथ में ब्लेंड कर सकती हैं। जैसे पोटैटो है, आप इसे ब्रिंजल के साथ में कुक कर सकते हो, आप कैप्सिकम के साथ कुक कर सकते हो, आप कोई भी कुकुरबिट के साथ में इसको मर्ज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ ये इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा जो है योगदान देते हैं। जैसे पोटैटो है, पोटैटो जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पोटैटो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वेजिटेबल। इनके वर्सेटाइल यूजेस की वजह से ही इनका इतना इम्पोर्टेंस है। तो आइए जानते हैं इन्हीं पोटैटो और ट्यूबर क्रॉप्स के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में। पोटैटोज बोटानिकल नेम इज सोलेनम ट्यूबरोसम। क्रोमोसोम नंबर इसका है 2n48। सोलेनेसी फैमिली का ये मेंबर है। स्टिल इसको ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर पढ़ा जाता है। ओरिजिन जो है इसका पेरू और बोलीविया है, साउथ अमेरिका। कभी कभी इसको साउथ अमेरिका भी सिर्फ कह दिया जाता है। और कई तरह की वैरायटीज़ में अवेलेबल है, कई तरह के कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। उनके छिलके का कलर, फ्लैश का कलर, साइजेस अलग अलग मिलेंगे आपको और टेस्ट में जो है वो भी डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे बहुत आपकी लार्ज वैरायटीज़ जो है पोटैटो में अवेलेबल है और यही इसको इम्पॉर्टेंट बनाती है। ये पोटैटो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आयरलैंड में एक बार इसी पोटैटो की प्लांटेशन वाइप आउट हो जाने की वजह से आयरिश फेमाइन ने जन्म ले लिया था, यानी कि एक तरह की भुखमरी ने जन्म ले लिया था। और ये जो पोटैटो प्लांटेशन थी वो ख़त्म हुई थी ड्यू टू लेट ब्लाइट डिजीज़। लेट ब्लाइट पोटैटो की ही एक डिजीज़ है और इस बीमारी की वजह से जो है पूरी की पूरी प्लांटेशन आयरलैंड में ख़त्म हो गई थी। और आयरलैंड में पोटैटो एक स्टेपल फूड की तरह जो है माना जाता है और इसी वजह से भुखमरी ने जन्म लिया था। ये जो इंसिडेंस था ये हुआ था आपका 1845 में और इतना सीवियर ये जो इसका इम्पैक्ट था कि कई सालों तक जो है वो जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थी वो सकते में आ गई थी उस देश में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पोटैटो इतना इम्पॉर्टेंट है। स्टेपल फूड ना सिर्फ आयरलैंड बल्कि कई दूसरे देशों में भी इसको स्टेपल फूड की तरह जो है माना जाता है, यूज़ किया जाता है। It is a rich source of carbohydrates and minerals and it is mainly grown in the states like उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, असम और मध्य प्रदेश। इंडिया के अलावा जो देश पोटैटो को कल्टीवेट करते हैं वो हैं चाइना, रशिया और पोलैंड, यूएसए, यूक्रेन, जर्मनी, नीदरलैंड एंड यूके। सॉइल पीएच की हम बात करें तो स्लाइटली एसिडिक इसको पीएच चाहिए 6 to 6.5 विद वेल ड्रेन क्ले लोम सॉइल। इट इज़ एसेंशियली अ कूल सीजन क्रॉप। मॉडरेट फ्रॉस्ट को जो है वो टॉलरेट कर लेता है, लेकिन ट्यूबराइजेशन के लिए जो है इसको वो थोड़ा टेम्परेचर जो है वो कम ही चाहिए। अगर नाइट टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री से एक्सीड कर जाता है तो ट्यूबराइजेशन नहीं होता और अगर दिन का जो ओवरऑल टेम्परेचर है और वो 29 to 30 डिग्री जो है वो पहुंच जाता है तो आप समझ लीजिए बिल्कुल भी ट्यूबराइजेशन नहीं होगा, स्मॉल ट्यूबर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ICAR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कुफरी शिमला में है और ये पोटैटो ब्रीडिंग सेंटर भी है। वहीं से आपकी मोस्टली वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी सभी वैरायटीज़ के आगे एक प्रीफिक्स लगा होगा कुफरी नाम से। तो इससे पता लगता है कि ये सभी वैरायटीज़ आपकी CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज्ड हैं। और इसका जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई रीजनल स्टेशंस भी हैं और इसका सबसे बड़ा रीजनल स्टेशन जो है वो मोदीपुरम मेरठ में है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्यूबर रिलेटेड जो रिसर्च हैं वो सब यहाँ पर की जाती हैं।
और जो CPRI है आपका, CPRI इसलिए शिमला में बनाया गया है क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो सीड है पोटैटो का वो वहीं पे सेट होता है। फिर पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर जो है करनाल हरियाणा में आपका ये बनाया गया है सेंटर, अभी ये रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है। और इसमें क्या होता है कि आपकी एरोपोनिक्स की थ्रू, एरोपोनिक्स को यूज़ करके मिनी ट्यूबर्स को बनाया जा रहा है, और वो मिनी ट्यूबर्स जो है किसान यूज़ कर सकते हैं एज अ सीड ट्यूबर। पोटैटो के अंदर एक तरह का एल्केलॉइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सोलेनिन। सोलेनिन जो है वो एक ऐसा एल्केलॉइड है जो कि टॉक्सिक हो सकता है जब अधिक अमाउंट में इसको कंज्यूम किया जाएगा। तो 20 mg से ज़्यादा जब है, 20 mg पर 100 ग्राम अगर आपका पोटैटो कंज्यूम कर रहे हो, 20 mg आप सोलेनिन या उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। और ये इसलिए होता है कि जब ट्यूबर्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, पर वो अगर एक्सपोज हो जाते हैं सनलाइट के लिए तो इस तरह का आपका सोलेनिन जैसे एल्केलॉइड जो है वो सिंथेसिस होने लगते हैं। वेराइटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, इनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मेच्योरिटी की कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं। अर्ली वेराइटीज़ तैयार हो जाती हैं 70 to 80 डेज़ में, मेन सीज़न वेराइटीज़ 90 to 95 डेज़ में तैयार हो जाती हैं, और वहीं आपकी लेट सीज़न वेराइटी जो है वो 120 डेज़ में जो है वो रेडी हो जाती हैं। और सभी वेराइटीज़ जो है वो कुफरी प्रीफिक्स से जुड़ी हुई हैं। कुछ वेराइटीज़ आपकी ऐसी हैं जो प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफिकली हैं, जैसे आपका पोटैटो में क्या बनेगा, प्रोसेसिंग से चिप्स बन सकते हैं और फ्राइज़ जो है वो बनाए जा सकते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आपका डिहाइड्रेटेड पाउडर इससे बनाया जा सकता है। तो इसकी सुटेबल वेराइटीज़ हैं कि कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 एंड कुफरी हिमसोना। और रेड कलर की भी वेराइटीज़ हैं जो रेड फ्लैश वाली हैं, वो हैं आपकी कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा। ये मेन सीजन वेराइटीज़ हैं। वैसे अर्ली सीजन में आपके जैसे एग्जाम्पल्स हैं कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी लौकर, कुफरी अलंकार। प्लांटिंग की हम बात करते हैं तो प्लांटिंग जो है अर्ली क्रॉप की, मेन क्रॉप की और लेट क्रॉप की थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर होती है। अर्ली क्रॉप आपकी 3rd वीक से ऑफ सितंबर से 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक लगाई जाती है। मेन क्रॉप आपकी उसके इमीडिएटली बाद से 1st वीक से शुरू होकर 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक चलती है, और जो लेट क्रॉप है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से 1st वीक ऑफ नवंबर तक चलती है। तो ऐसे 15-15 दिन के अंतर पर जो है प्लांटिंग हो सकती है अर्ली, मिड और लेट सीजन वेराइटीज़ की। हिल्स में यही प्लांटिंग जो है आपकी 3rd वीक ऑफ फरवरी से 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक होती है। प्लांटिंग के लिए जो है वो ट्यूबर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और यही ट्यूबर्स जो हैं सीड ट्यूबर्स कहलाते हैं। तो इसका जो सीड रेट है वो लार्ज साइज के अगर पोटैटो यूज़ किए जा रहे हैं तो आपका ये है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, मीडियम साइज के हैं तो 15 से 20 क्विंटल, और स्मॉल साइज के अगर पोटैटोज हैं तो 10 से 15 क्विंटल। तो अगर छोटे पोटैटोज होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है और उनको कट नहीं करना पड़ता, लेकिन लार्ज ट्यूबर्स होते हैं जैसे आपके जो ज़्यादा वेट वाले हैं, साइज़ बड़ा है, तो उन्हें कट करके 2-3 टुकड़ों में बांटना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उसमें फंगल अटैक होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली जो है आइडियल साइज़ रहता है 40 to 50 ग्राम जो है वो ट्यूबर होना चाहिए, और एक ट्यूबर उसका डायमीटर 40 to 50 mm हो। अगर ऐसा है तो उसको 45 से 60 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 20-25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लगाया जा सकता है। और एक ट्यूबर के अंदर कम से कम 1 से 2 आईज होनी चाहिए, जैसे एक ट्यूबर होता है और उसमें छोटे छोटे इस तरीके से बने होते हैं, तो ये आपके आईज होते हैं। और इसमें जो है ट्यूबर में डॉर्मेंसी भी होती है, लगभग 8 से 10 हफ्ते चाहिए उसको स्टोरेज में, तब जाके जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक होती है। तो इमीडिएटली ज़मीन से निकाला हुआ ट्यूबर आप जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। मेथड में 2 मेथड फॉलो होते हैं, रिज एंड फरो और फ्लैट बेड। लार्जली रिज एंड फरो जो मेथड है वो लगाया जाता है आपका, जैसे ये रिज है, देन फरो है, देन रिज, देन फरो। और रिज जो है वहाँ पर रिज के इधर बेस की तरफ या बीच में बिल्कुल आपका पोटैटो सो किया जाता है।
कट ट्यूबर्स को ट्रीट कर सकते हैं हम डाइथेन Z78.2% सोल्यूशन के साथ में, ताकि कोई फंगल उसमें रॉटिंग ना होने लगे। कट पीसेस को जो है वो हील होने दिया जाता है। अगर आप बड़े ट्यूबर यूज़ कर रहे हैं तो उसको 18 से 21 डिग्री पर 85 to 90% ह्यूमिडिटी पर जो है इसको हील होने देंगे 2 से 3 दिनों के लिए, ताकि वो जो है उसकी रॉटिंग जो है ना हो। इससे इस टाइम पे क्या होगा, ऐसे सुबराइजेशन इसके अंदर हो जाता है और इसकी वजह से हीलिंग होती है। देन स्प्राउटेड अगर ट्यूबर है ऑलरेडी तो उसको किसी भी केमिकल से ट्रीट नहीं करना है, वरना स्प्राउट्स जो है वो मर सकते हैं। डॉर्मेंसी जो है, जैसे बताया कि 8 से 10 हफ्ते की डॉर्मेंसी होती है, उसको ब्रेक करने के लिए थायोयूरिया का ट्रीटमेंट 1 से 2% 1 से 1.5 घंटे के लिए, या फिर GA3 जिब्रेलिक एसिड का जो है 5 ppm का ट्रीटमेंट 10 सेकेंड के लिए, या फिर कोल्ड स्टोरेज कर दें 16 डिग्री पर 10 से 14 दिन के लिए, तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। अर्थिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऑपरेशन है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, क्योंकि बताया जैसे कि अगर ट्यूबर सन से एक्सपोज हो जाते हैं तो सोलेनिन डेवलप होने लगता है, और इस तरह की प्रॉब्लम को जो है वो ग्रीनिंग भी कहते हैं, पोटैटो ग्रीनिंग। इनका मार्केट रेट जो है ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए बार बार अर्थिंग अप आपको करना है ताकि एक्सपोजर से बचाया जा सके ट्यूबर्स को। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन जो है, एक तो स्टोलन फॉर्मेशन, जैसे आपका प्लांट है, प्लांट में रूट से फिर जो है आपके वो लेटरली रन करने वाले जो है आपके रूट डेवलप होने लगते हैं, ये स्टोलन्स हैं। फिर ट्यूबर इनिशिएशन, इन्हीं स्टोलन्स में जो है वो ट्यूबर बनने लगेंगे, और ट्यूबर जो है वो बड़े होंगे तो ट्यूबर डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है इरिगेशन की। देन हार्वेस्टिंग जो है, जब आपके टॉप्स जो है वो थोड़े से सूखने लगे तो आप समझ लीजिए कि अभी आपके जो ट्यूबर्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं, और अब इनको डिग करके निकाल लिया जाता है और कुछ समय के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है इनको फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, ताकि सुबराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है स्किन उनकी थोड़ी सी थिक हो जाए। अर्ली वेराइटीज़ की ईल्ड जो है वो 200 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, और मिड और लेट वेराइटीज़ की जो ईल्ड है वो 300 क्विंटल पर हेक्टेयर तक वैरी कर सकती है। नाउ आप ग्रेड्स की बात करें तो 3 तरह के ग्रेड्स जो हैं हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड वेट। तो 75 ग्राम से ऊपर के जो आपके पोटैटोज हैं वो ग्रेड ए में क्लासीफाई किए जाते हैं, 50 से 75 ग्राम वाले ग्रेड बी में, और 50 ग्राम से कम वाले जो स्मॉल वाले हैं वो ग्रेड सी में। ये ग्रेडिंग ज़रूरी है अगर आप एक्सपोर्ट या फिर बड़े मार्केट्स में अपने पोटैटोज को देना चाहते हैं। नाउ स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा जो है इसका बोटानिकल नेम है, शकरकंद जिसको बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्यूबर क्रॉप है। कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 92N है। रूट ट्यूबर्स के लिए कल्टीवेट किया जाता है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा में, और इसका एसिडिक पीएच या उससे भी कम पीएच पर जो है वो इसको ग्रो किया जा सकता है। 90 to 120 डेज की लगभग क्रॉप है, और इसको स्टेम कटिंग्स के थ्रू जो है वो प्रोपिगेट किया जाता है, जो कि एक यूनिक मेथड ऑफ प्रोपिगेशन है। इस तरह की ट्यूबर क्रॉप्स की वेराइटीज़ जो हैं वो रिलीज होती हैं अधिकतर सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है, और यहाँ से जो वेराइटीज़ हैं ये रिलीज हैं, जैसे कि वर्षा, श्री नंदिनी, श्री वर्धनी, श्री रत्ना, श्री भद्रा, श्री अरुण, श्री वरुण। पूसा सफ़ेद आपकी IRI की है, पूसा सुनहरी। देन राजेंद्र शकरकंद 5 बिहार से है, कालमेघ आपकी एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है। यहाँ पर 2 तरह की नर्सरी बनती है, एक प्राइमरी नर्सरी होती है, एक सेकेंडरी नर्सरी होती है। प्राइमरी नर्सरी में क्या होता है कि ट्यूबर्स जो कि 125 से 150 ग्राम के वेट के हैं उनको प्लांट किया जाता है 3 महीने पहले, जब आपको मेन सीजन में प्लांटिंग करनी है उससे, और लगभग 10 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो लगता है इसमें। वहाँ से फिर जो है वाइन्स निकलती हैं उन ट्यूबर्स में से, और फिर उन्हें उन वाइन्स को 40 to 45 डेज के बाद में कट करते हैं और सेकेंडरी नर्सरी में लेके जाते हैं। सेकेंडरी नर्सरी में लगभग आपका 500 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, और वहाँ से जो है फिर 40 to 45 डेज के बाद में फाइनल कटिंग्स ली जाती हैं जो मेन फील्ड में ट्रांसफ़र की जाती हैं ड्यूरिंग जून एंड जुलाई रेनफेड क्रॉप के लिए, और अक्टूबर नवंबर में इरीगेटेड क्रॉप के लिए। हार्वेस्टिंग वही जैसे ट्यूबर्स की होती है, डिगिंग करके, और ईल्ड इसकी 6 to 9 टन पर हेक्टेयर है। इसका कंजम्पशन जो है वो आप रोस्ट करके या बॉयल करके इसको कंज्यूम किया जा सकता है, या चिप्स फॉर्म में भी।
देन कोलोकेसिया तारो या अरबी जिसको बोलते हैं, एरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कोलोकेसिया एस्कुलेंटा इज द बोटेनिकल नेम और यूजुअली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं कोलोकेसिया को। सब्जी बनाई जाती है, कुक किया जाता है। इंपॉर्टेंट वैरायटी है श्री रश्मि, श्री पल्लवी। सीड रेट जो है इसका 12 क्विंटल पर हेक्टेयर चाहिए और एक ट्यूबर का जो वेट है लगभग 25 से 35 ग्राम होना चाहिए। 5 से 6 महीने में क्रॉप जो है वो रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। सीजन इसका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका स्वीट पोटैटो का था, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर। अब डायोस्कोरिया जो है याम्स जिनको कहा जाता है, मोनोकॉट वेजिटेबल्स हैं और ये याम्स जो है सभी डायोस्कोरिया स्पीशीज को बिलोंग करने वाले हैं और इसीलिए मोनोकॉट इनको याम या मोनोकॉट वेजिटेबल कहा जाता है। डायोस्कोरियसी फैमिली है इनकी। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज हैं आपको वो पता होने चाहिए, जैसे डायोस्कोरिया रोटनडाटा विच इज़ वाइट याम, और आपका जो डायोस्कोरिया कैनेंसिस है वो आपका येलो याम है, वाइट याम। डायोस्कोरिया एलाटा भी है, एस्कुलेंटा है जो लेसर याम जिसको कहते हैं, और फिर एमोर्फोफिलस जो आपकी स्पीशीज का एक एलिफेंट फुट याम होता है, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, जैसे हाथी के पैर का निशान है बिल्कुल वैसे ही इतना बड़ा जो है ये याम होता है, जमीकंद जिनको कहते हैं। तो ये आपके जो है वो पॉपुलर याम्स हैं जो कि कुछ एरियाज में कल्टीवेट होते हैं। थैंक यू।